हेलो दोस्तों, माइस्टी नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय महापाषाण काल। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम बेसिकली ये देखेंगे कि उस समय जो कब्रें बनाई जाती थी, यानी कि जब इंसान मर जाता था तो उनको किस तरीके से कब्रों में उनको दफनाया जाता था, उसके आसपास किस तरीके से उसको पत्थर में सजाया जाता था। और इनमें हम अलग अलग भिन्नताएं देखेंगे और क्षेत्र के हिसाब से भी देखेंगे क्या क्या उनमें रिचुअल्स भी थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। महापाषाण शब्द ग्रीक मेगास अर्थात बड़ा और लिथोस अर्थात पत्थर से जुड़कर बना है। महापाषाण के अंतर्गत बहुत प्रकार के स्मारक सम्मिलित है, किंतु इन सब में एक समानता यह है कि सभी बड़े और अच्छे प्रकार से तराशे गए पत्थर के टुकड़ों से बने हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण तथा मध्य अमेरिका के विभिन्न भागों में महापाषाणों की प्राप्ति होती रही है। भारतीय उपमहाद्वीप में ये विशेषकर दक्षिण भारत में दक्कन, विंध्य और अरावली के क्षेत्र में तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाए गए हैं। महापाषाणों की संस्कृति को बहुवचन में महापाषाणीय संस्कृतियों की संज्ञा दी जाती है, न कि एक वचन में महापाषाण संस्कृति। महापाषाण संस्कृति एक प्रकार के दफनाने की शैली से जुड़ी हुई संस्कृति है जो विभिन्न स्थानों पर लंबे समय तक प्रचलन में रही। इस प्रकार के दफनाने की प्रथा की शुरुआत नवपाषाण ताम्रपाषाण काल में ही शुरू हो गई थी। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत के नवपाषाण ताम्रपाषाण स्थलों में गड्ढों अथवा विशाल पात्रों में शवों को दफनाया जाता था। इस युग की पुरातत्व संबंधी वस्तुएं दो प्रकार के स्थलों से प्राप्त होती है। प्रथम आवास स्थल जहां लोग रहते थे, और दूसरा कब्रगाह जो पुरातात्विक सामग्री के लिए अधिक महत्वपूर्ण स्थल है। ये आवास स्थल से दूर उन स्थानों पर होते थे जो कृषि योग्य भूमि नहीं थी। आवास स्थलों की अपेक्षा कब्रगाहों से प्राप्त सामग्री अधिक सुरक्षित तथा प्रचुर मात्रा में है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि कब्रों में वस्तुओं को रखने का उद्देश्य भी यही था कि व्यक्ति को मरणोपरांत भी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सकें। कब्रगाहों में रखी सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा के विनष्ट ना होने पर लोगों का विश्वास था। अपनी आकृति तथा बनावट की भिन्नता के आधार पर निम्नलिखित महापाषाणी कब्रें 40 विभिन्न किस्मों में विभक्त है। पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यालय के विद्वान वी.डी. कृष्णा स्वामी ने भौगोलिक आधार पर महापाषाणी स्मारकों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा है। कक्षयुक्त कब्रें। इस कोटि की कब्रें चौकोर, समकोणीय, आयताकार, विषम चतुर्भुज आकार की है। चारों ओर शिलाखंड खड़े करके ऊपर से एक पत्थर से ढका जाता था। कुछ कक्षयुक्त कब्रों में प्रवेश द्वार भी होता था। कक्षयुक्त कब्रों में भी अनेक प्रकार की छोटी छोटी भिन्नताएं हैं। कक्ष विहीन कब्रें। इनमें भी अनेकों रूप मिलते हैं। इस प्रकार की कब्रें गड्ढे बनाकर या फिर पत्थर का घेरा बनाकर निर्मित की जाती थी। कलश में शव के अवशेष एकत्र करके गड्ढे में रखा जाता था। कब्र विहीन स्मारक। बड़े शिलाखंडों अथवा पत्थर की पट्टियों को समांतर विशेष ढंग से खड़ा करके इस प्रकार के स्मारक बनाए जाते थे। कर्नाटक में ऐसे स्मारक के लिए खड़े किए गए पत्थरों की संख्या 1000 है। आंध्र प्रदेश में ऐसे अनेक स्थल प्राप्त हुए हैं। महापाषाणीय कब्रों का उल्लेख। कक्ष वाले कब्रों में 2 या 4 पत्थरों के स्लैब रखे होते हैं जिन्हें ऑर्थोस्टैट्स कहा जाता है, और इनके ऊपर एक क्षैतिज पत्थर का स्लैब रखा होता है जिन्हें कैपस्टोन कहते हैं। यदि इस प्रकार का कक्ष जमीन के नीचे बना होता है तो इसको सिस्ट कहते हैं। यदि इस प्रकार की कब्र आंशिक रूप से जमीन के भीतर बनी होती है तो इसे डॉल्मेनॉइड सिस्ट कहते हैं। इस प्रकार के महापाषाण से जुड़े कब्र जमीन से ऊपर बने होते हैं तो इन्हें डॉलमेन कहते हैं। कक्ष वाले कब्रों पर व्यवस्थित ऑर्थोस्टैट स्लैबों में एक छेद बना होता है जिसे पोर्टहोल कहा जाता है। कक्ष तक पहुंचने के लिए कई बार मार्ग भी बने होते हैं। कक्ष वाले महापाषाण को कई बार कई भागों में सीधे खड़े स्लैबों के द्वारा बांट दिया जाता है जिन्हें ट्रांसेप्ट कहते हैं। कक्ष वाले कब्रों में प्रमुख है टोपिकॉल तथा कुड़ईकाल। ऐसे कक्ष वाले कब्र केरल और कर्नाटक में पाए गए हैं। टोपिकाल वाले कब्रों में जार के अंदर शवों को रखकर जमीन के भीतर गड्ढे में दफना दिया जाता था और एक उत्तल या वृत्ताकार कैपस्टोन के द्वारा ढक दिया जाता था।
दूसरी ओर बिना कक्ष वाले कब्रों के भी 3 प्रकार देखे गए हैं। ये है गड्ढे वाले कब्र, जार वाले कब्र तथा ताबूतदार कब्र। गड्ढे वाले कब्रों में शवों को एक गड्ढे के भीतर दफनाया जाता था। यदि किसी गड्ढे वाले कब्र के चारों ओर पत्थरों की गोलाकार संरचना देखी जाती है तो इसे पिट सर्कल कहा जाता है। यदि इस प्रकार के कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा जाता है तो इसे केयन कहा जाता है। यदि पत्थरों के वृत्ताकार व्यवस्था और पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने की व्यवस्था दोनों एक साथ देखी जाती है तो ऐसी कब्रों को केयन स्टोल्ड सर्कल कहते हैं। इस प्रकार के गड्ढे वाले कब्र के ऊपर एक बड़ा सीधा खड़ा पत्थर का स्लैब रखा होता है जिसे मेन हीर कहते हैं। एक पाषाण ताबूत कब्र के अंतर्गत टेराकोटा के बने पात्र के भीतर शवों को रखा जाता था। जार में शवों को रखने के बाद उनको एक बड़े पत्थर के स्लैब से ढक दिया जाता था। महापाषाणों के आकार और भौतिक लक्षणों की व्याख्या करना आसान है, किंतु इनसे जुड़े विश्वासों तथा आस्थाओं की व्याख्या करना काफ़ी कठिन है। फिर भी यह स्पष्ट है कि जिन लोगों ने इन महापाषाणों को स्थापित किया ये उनकी संस्कृति के विभिन्न अंग थे। इसके अलावा नवपाषाण ताम्रपाषाण कब्रों की तुलना में ये ज़्यादातर आवासीय क्षेत्र से काफ़ी पृथक स्थापित किए जाते थे। इस प्रकार के जीवित और मृत लोगों के आवास को पृथक करने के पीछे सामाजिक संगठन में हुए परिवर्तनों का कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कई बार महापाषाण कब्रों को बार बार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ऐसी भी कब्र है जिनमें एक साथ अनेक शवों को दफनाया गया, जो यह इंगित करता है कि उनकी मृत्यु एक साथ हुई होगी या उन्होंने किसी प्रकार की अनुष्ठानिक आत्महत्या की होगी। महापाषाण कब्रों में अस्त्र शस्त्र, मृदभांड और आभूषण की उपस्थिति उनके निर्माणकर्ताओं में मृत्यु के बाद के जीवन के प्रति आस्था की ओर इशारा करती है। कुछ महापाषाण स्थल तो निश्चित रूप से कब्रगाह है, जबकि कुछ महापाषाण स्थल केवल मृतकों के स्मारक के रूप में भी प्रयोग में लाए गए होंगे। दक्कन क्षेत्र। दक्कन में बहुत सारे केंद्र महापाषाण संस्कृति के केंद्र थे। बहुत सारे महापाषाणी कब्रगाह महाराष्ट्र के आवासीय केंद्रों के साथ देखे जा सकते हैं। इसके केंद्रों में नायकुंड, महरझारी, भागी मोहारी, बोरगांव, रंजाला, पिंपलसृति और जूना पानी प्रमुख है। इन महापाषाण केंद्रों से जुड़ी हुई बस्तियां कृषक समुदायों की प्रतीत होती है। जौ, चावल और अन्य अनाज नायकुंड के घरों के फर्श पर पाए गए हैं। तांबे और लोहे के काफ़ी उपकरण यहाँ से उपलब्ध होते हैं। लोहे की वस्तुओं में खंजर, छुरा, छेनी, दो धारी आरी, ब्लेड, मछली कांटा, चूड़ी, त्रिशूल, भाला और तलवार आदि पाए गए हैं। नायकुंड में लोहे का बना हल्का कुदाल भी पाया गया है और यहाँ से लोहे को गलाने और लोहे के उपकरणों के निर्माण के भी प्रमाण देखे जा सकते हैं। लोहार की भट्टी से जुड़ा हुआ टेराकोटा का एक पाइप पाया गया है। लोह अयस्क यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक नाले में पाया गया है। महरझारी भी उस काल के मनके बनाने का एक प्रमुख निर्माण केंद्र प्रतीत होता है। महरझारी और नायकुंड के प्रत्येक महापाषाण स्थल से लोहे की बूटी और तांबे के आभूषणों से सजे घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महरझारी के एक कब्र से एक घोड़े का संपूर्ण कंकाल प्राप्त हुआ, जिस पर कटे का निशान यह संकेत करता है कि इसकी बलि दी गई थी और एक मनुष्य के साथ दफना दिया गया था। इसके अतिरिक्त भी 2 और नाटक के शवाधान दिखाई देते हैं। एक में एक वयस्क पुरुष का अवशेष है जिसका मुंह खुला हुआ है और गर्दन के ठीक नीचे एक तीर बुरी तरह धंसा हुआ है। दूसरे कब्र में एक वयस्क मनुष्य के शरीर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है और उसके सीने पर तांबे के मुठ वाला लोहे का एक खंजर रखा हुआ है। इस प्रकार की कब्रें वहाँ की योद्धा परंपरा का संकेत देती हैं। दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति विस्तृत रूप से फैली हुई थी। तमिलनाडु में आदि चन्नलूर, अमृत मंगलम, कुंदर, सनूर, वसुदेव नलूर, टेकनासी, कोरकई, कायल, कलुगु मलाई, पेरूमले मेलाई, पुदुकोटई, ये नाम है जो भी है, आगस्टर जैसे केंद्र महत्वपूर्ण थे। केरल में पुल्लीमठ, टेकल, मनगढ़, कुमाल, माचड़, पजियंतुर तथा मंग प्रमुख थे। मनगढ़ केरल के कोल्लम जिले में पड़ता है, जो एक महत्वपूर्ण महापाषाण संस्कृति का केंद्र था और यहाँ पर संस्कृति के प्रमाण 1000 से 100 ईसा पूर्व के बीच लगातार मिले हैं।
कर्नाटक के प्रमुख महापाषाण संस्कृति के केंद्रों में ब्रह्मगिरी, मस्की, हनाम सागर, टी नरसीपुर और हलूर है। आंध्र प्रदेश में कदमपुर, नागार्जुनकोंडा, मीरापुरम और अमरावती महापाषाण केंद्र थे। पहले के पुरातात्विदों के द्वारा महापाषाण संस्कृति में पशुपालक समुदायों का वर्चस्व माना जाता था, जो घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। किंतु दक्षिण से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अब यह स्पष्ट होने लगा है कि प्रारंभिक लोह युग से जुड़े समुदाय कृषि, आखेट, मछली पकड़ना और पशुपालन जैसी जीवन निर्वाह पद्धतियों का अनुपालन कर रहे थे। इन केंद्रों से शिल्पकला की समृद्ध परंपरा भी प्रदर्शित होती है। महापाषाण केंद्रों से जुड़े आवासीय क्षेत्रों से अब स्पष्ट होने लगा है कि ये लोग स्थायी जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ लोग अनाज, बाजरा और दालें उगाते थे। कुल्थी, मूंग और रागी के जले हुए दाने पेयमपल्ली से प्राप्त हुए हैं। कुर्ग और खाप से धान की भूसी और हलूर से जले हुए रागी का अंश भी मिला है। कन्नतूर के एक कब्र से चावल के दानों का अंश मिला है। स्वभावतः विभिन्न इलाकों के बीच उगाए जाने वाली फसलों में विविधता दिखाई देती है। कुछ महापाषाणी स्थलों से अनाज काटने और पीसने के उपकरण भी मिलते हैं। केरल के मचाई नामक स्थान में महापाषाण केंद्र से ग्रेनाइट की चक्की मिली है। महापाषाण केंद्रों में प्रचलित जीवन निर्वाह की शैलियों का शैल चित्रों और मृण मूर्तियों के आधार पर भी अनुमान लगाया जा सकता है। मरियर और अटकल में आखेट के बहुत सारे दृश्य शैल चित्रों में देखे जा सकते हैं। कर्नाटक के हीरेबेकल में भी आखेट दृश्य का वर्चस्व है। यहाँ पर उपलब्ध कुछ शैल चित्रों में लोग समूह में नृत्य करते हुए भी दिखलाए गए हैं। आखेट दृश्यों में मोरनी, मयूर, हिरण तथा बारहसिंगा तथा समूह नृत्य देखने को मिलता है। पालतू और जंगली दोनों प्रकार के पशुओं की हड्डियाँ अक्सर प्राप्त होती हैं, जिससे शिकार और पशुपालन दोनों के संकेत प्राप्त होते हैं। पालतू पशुओं में गाय, भेड़, कुत्ता और घोड़ा देखे जा सकते हैं। तमिलनाडु के कुछ महापाषाणीय कब्रों से मछली के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत के महापाषाण स्थलों से शिल्प परंपरा का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। दक्षिणी क्षेत्र में ब्लैक एंड रेड मृदभांड की संस्कृति की परंपरा काफ़ी विकसित मालूम पड़ती है। इन मृदभांडों पर पक्षी, पशुओं के चित्र विशेष रूप से अलंकृत किए गए थे, जो शायद उत्सव या अनुष्ठान से जुड़े हुए मालूम पड़ते हैं। यहाँ मनके बनाए जाने की भी परंपरा थी। कब्रों से जुड़ी वस्तुओं में मनके और अन्य सामग्रियाँ प्रमुख है। यहाँ से तांबे और कांसे के बर्तन और उपकरण पाए गए हैं। कुछ चांदी और सोने के आभूषण भी पाए गए हैं। महापाषाण केंद्रों में लोहे की बनी वस्तुएं अन्य किसी भी धातु की बनी वस्तुओं से अधिक मात्रा में देखी जा सकती है। लोहे के उपकरण, लोहे के बर्तन, लोहे के अस्त्र शस्त्र तथा शिल्प से जुड़े अन्य औजारों के अतिरिक्त लोहे का उपयोग कृषि से जुड़े उपकरणों के लिए भी होने लगा था। लोहे के उपकरणों में बर्तन, हथियार, बढ़ईगिरी के औजार और खेती के औजार के मिलने से दैनिक जीवन में धातुओं के व्यापक उपयोग का संकेत प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि महापाषाण संस्कृति के लोगों के दैनिक जीवन में लोहे का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाने लगा था। धातु के उपकरणों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के धातु विज्ञान की तकनीकों का उपयोग किया जाता था। कुछ तांबे और कांसे से बनी वस्तुएं सांचे में भी ढाली हुई पाई गई है और अन्य वस्तुओं को हथौड़े से आकार दिया गया था। कुछ समुदाय धातुओं के मिश्रण के तकनीकी जानकारी रखते थे। पजियंतुर और ब्रह्मगिरी नामक केरल के महापाषाण केंद्रों का अध्ययन से यह पाया गया है कि लोहे के बने उपकरणों में दूसरे किसी भी धातु की उपस्थिति नहीं थी। अपेक्षाकृत ये काफ़ी शुद्ध लोहे के बने हुए थे। इन दोनों स्थानों से प्राप्त धातु की सामग्री के लिए पहले धातु के पतले चादर तैयार किए जाते थे, जिनको बाद में पीटकर आकार दे दिया जाता था। केवल कुछ उपकरणों के निर्माण के लिए सांचे का प्रयोग देखा जा सकता है। पेयमपल्ली में स्थानीय स्तर पर लोहे को गलाने का कार्य किया जाता था। कोडुमनल, जो तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित है, यहाँ से कुछ नई विशेषताएं सामने आती हैं। यहाँ पर उपलब्ध एक महापाषाणी कब्र में एक हिरन को दफनाया गया था और साथ में कार्नेलियन के मनके, एक तलवार और एक कुल्हाड़ी भी रखी गई थी। कुछ महापाषाण कब्रों से यह पता चलता है कि इन कब्रिस्तानों का उपयोग कई सदियों तक किया जाता रहा, परंतु ऐसा लगता है कि एक कब्र को एक पीढ़ी के अंदर
एक या दो बार से ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता था, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शायद किसी छोटे कुलीन वर्ग का कब्रगाह होगा, जिससे सामाजिक वर्गीकरण का पता चलता है। पहले के नवपाषाण ताम्रपाषाण कालीन कब्रगाहों की अपेक्षा महापाषाण संस्कृति के कब्रों में छोटे बच्चों और किशोरों के शव कम दफनाए गए थे। इनमें अधिकांशतः वयस्क पुरुषों को दफनाया गया है। महापाषाण संस्कृति से जुड़े केंद्रों की दूसरी विशेषता यह है कि इन क्षेत्रों के निकटवर्ती इलाकों में शैलचित्र की एक समृद्ध परंपरा विकसित हुई थी। इन शैलचित्रों में युद्ध के दृश्य, पशुओं के दृश्य, आखेट के दृश्यों का वर्चस्व था। मल्लापदी एक महापाषाणी संस्कृति का आवासीय क्षेत्र था। यहाँ की गुफा में जो शैलचित्र बने थे वे सफ़ेद चीनी मिट्टी से बनाए गए थे। इनमें से एक दृश्य में दो अश्वरोही को बड़े बल्लों के साथ दिखलाया गया है। एक दृश्य में एक मानवीय आकृति दोनों हाथों को ऊपर उठाए हुए है और हाथ में एक छड़ी या कोई अस्त्र औजार पकड़े हुए है। पेयमपल्ली के चित्रों में युद्ध के दृश्य के साथ साथ नृत्य करते हुए दृश्य, अश्वारोही, पशु पक्षी और वनस्पति एवं सूर्य के प्रतीक को चित्रित किया गया है। इस तरह के शैल चित्रों के द्वारा महापाषाण संस्कृतियों के सामुदायिक जीवन के बारे में बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। महापाषाणी कालीन लोग साधारणतः पहाड़ की ढलानों पर रहते थे। अपने आवास के लिए वे तालाब या जलाशय के निकट पर्वत का उपयोग करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों ने सिंचाई की सहायता से धान की उपज प्रारंभ की, किंतु आरंभ में कृषि के लिए उपयोगी उपकरण जैसे फावड़े, कुदाल, हंसिया आदि की अपेक्षा युद्ध में काम आने वाले हथियार जैसे तलवार, बर्छे, बाण, कुल्हाड़ी, त्रिशूल आदि अधिक संख्या में मिलने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लोग इस काल में कृषि का विशेष विकास नहीं कर सके थे। महापाषाण संस्कृति के लोग सामुदायिक जीवन और प्रयासों में विश्वास रखते थे, क्योंकि महापाषाण कब्रगाहों का या अन्य प्रकार के महापाषाणों का निर्माण भी एक सामुदायिक प्रयास का परिणाम रहा होगा। इन महापाषाण केंद्रों में बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते थे जो उनके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के केंद्र में थे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।